तो 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है और इसको लेकर राजनीतिक गहमी बढ़ गई है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के झारखंड दौरे पर इस मुद्दे पर प्रदेश की सियासत भी गरमाने लगी है। हेमंत सोरेन ने बी सुदर्शन रेड्डी को पूरे सहयोग का भरोसा दिया, लेकिन क्या इससे उनकी जीत की राहें आसान होगी, ये बड़ा सवाल है। तो आज टू द पॉइंट में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने तमाम पार्टियों से मुलाकात कर उनसे समर्थन मांगने के अभियान पर हैं और इसी कड़ी में वो आज झारखंड पहुंचे। जेएमएम और कांग्रेस के समर्थन के बावजूद संख्या बल में उनकी स्थिति कमजोर दिख रही है। हालांकि उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान गुप्त होता है और क्रॉस वोटिंग की भी काफी संभावना रहती है। ऐसे में उनकी और गठबंधन की उम्मीदें बढ़ी हुई है। रिपोर्ट देखिए। इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आज रांची पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद वे सीएम आवास पहुंचे और सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम आवास परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया और उनकी जीत के लिए पूरा प्रयास करने का वादा किया। इस चुनाव को कैसे और प्रभावी बनाया जाए, ये हम सब लोगों की सोच है। इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में भी हम लोगों के तरफ से जो प्रत्याशी बैठे हैं वो आपके समक्ष भी हैं और उसी क्रम में झारखंड प्रदेश भी इनका आगमन हुआ है। हम सब लोग इनका पुरजोर से स्वागत करते हैं और हमारा मत होगा कि हम सब लोग इनको कैसे विजय बनाएं, इसके लिए आगे की रणनीति सुनिश्चित करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने मीडिया से बातचीत में सबसे पहले गुरुजी के निधन पर शोक जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उन्होंने संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा कि उन्होंने 1971 से संविधान की रक्षा की लड़ाई शुरू की थी और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी उसी लड़ाई का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि सांसदों से, चाहे वो किसी भी दल के हों, अपने लिए समर्थन मांगूंगा। सबसे बड़ी मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं उसमें। एक है फ्रेटर्निटी, आम भाषा में अपन जिसको भाईचारा कहते हैं। दूसरी बात डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। जो आपके मुख्यमंत्री सोरेन जी के साथ जो हुआ, वो आप सब जानते हैं। जिस तरीके से उन पर कुछ इल्जाम लगाए थे और जजमेंट मैं नहीं दे रहा हूं आज। सुप्रीम कोर्ट सेड देयर इज नो आयोटा ऑफ ट्रुथ and all the allegations made against him are imaginary. क्यों ऐसा हालात देश में पैदा हुए, कौन इनकी जिम्मेदारी है? खैर, मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टीज उस तरफ ज्यादा होंगे और इस तरफ कम होंगे। Political parties are not members of the Electoral College. Parliament members form the Electoral College. Irrespective of the party affiliation, सबसे पूछूंगा, सब पार्लियामेंट के मेंबर्स को अपील करूंगा। और मेरी चिट्ठी चली गई काफी पार्लियामेंट मेंबर्स को और उसमें पार्टियों का जिक्र नहीं है। सब पार्लियामेंट सदस्य को लिखने वाला हूं और लिख दिया हूं, उनका समर्थन मांग रहा हूं।
एक सवाल है और पूरी उम्मीद है कि समर्थन मिलेगा। वैसे अगर संसद में संख्या बल की बात करें तो एनडीए गठबंधन के पास कुल 422 वोटों का समर्थन है और इंडी गठबंधन के पास करीब 313 वोट है। ऐसे में एनडीए उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन के नेता जीत को लेकर काफी आश्वस्त हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से हमारे प्रत्याशी आए हैं आज, और जो संभावनाएं बनी, जिस तरह से पूर्व सभापति जी को घर से बाहर निकाला गया, तो भारतीय जनता पार्टी में भी इस बात को लेकर के काफ़ी आक्रोश है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि देश आदरणीय श्री रेड्डी जी के गुणों को देख कर के, उनके अंदर जो मेधा है उसे देखते हुए देश उपराष्ट्रपति के रूप में श्री रेड्डी जी का चुनाव करेगा। निश्चित रूप से हमारे पास यहाँ टोटल 7 वोट है इंडिया ब्लॉक के पास। हम ये उम्मीद करते हैं कि उससे महाभारत काल में सुदर्शन की जीत हुई, संख्या बल उनके पास नहीं था, पांडवों की जीत हुई, कौरवों की संख्या कौरवों की काफ़ी संख्या थी। हम संविधान के साथ हैं, हम सत्य के साथ हैं। राहुल जी जिन बातों को लेकर चल रहे, जिन मूल्यों को लेकर चल रहे, हमें पूरी आशा है कि यहाँ भी इंडिया ब्लॉक की जीत होगी। सबसे पहले तो मैं सुदर्शन भगत जी के बिरसा की धरती पर स्वागत करते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। हमारा उम्मीद ये है न केवल इंडिया अलायंस MPs, अदर पॉलिटिकल पार्टीज MPs ऑल्सो सुदर्शन रेड्डी जी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी जी ऐसा सुप्रीम कोर्ट जज, पीपल्स का इश्यूज पर उनका जजमेंट्स, उनका विजन वेरी क्लियरली बताते। ऐसा आदमी को वाइस प्रेसिडेंट सीट में हम रखे तो देश का जो विजन जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके। बी सुदर्शन रेड्डी को उनकी कानूनी समझ, प्रगतिशील रुख और सामाजिक आर्थिक न्याय के पक्षधर के तौर पर देखा जाता है। 9 दिसंबर को उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। फिलहाल ये मुकाबला सियासी समीकरणों के साथ साथ राजनीतिक मूल्यों और मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ संवैधानिक लड़ाई भी बन गया है। रांची से संवाददाता कमल कुमार के साथ नवीन शर्मा की रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। तो देखिए, इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी झारखंड दौरे पर पहुंचे, तमाम पार्टियों से मुलाकात की, सीएम आवास भी गए, हेमंत सोरेन से मुलाकात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई बातों का इसमें जिक्र किया। अब आंकड़े के लिहाज से पलड़ा भारी नहीं है, पलड़ा भारी एनडीए का है। इसके बावजूद भी उनका कहना है कि भाई पार्टियां वोट नहीं करती बल्कि सांसद करते हैं, और अगर सांसद देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तमाम सांसदों को पत्र लिखा गया है। तो अब सवाल है कि क्या उपराष्ट्रपति चुनाव झारखंड से जीत की राह निकलेगी, ये बड़ा सवाल है। चर्चा कर लेते हैं। चार खास मेहमान इस पैनल में जुड़ेंगे, परिचय करवा देते हैं। दीनदयाल बर्णवाल जी हैं बीजेपी से, सोमेन दत्ता साहब जेडीयू से हैं, डॉक्टर मनोज कुमार आरजेडी से हैं, और इसके अलावा कांग्रेस से भी जल्द जुड़ने वाले हैं। पहले तो तीनों का स्वागत, और सबसे पहले सोमेन दत्ता साहब आप ही के पास जाएंगे और उसके बाद फिर मनोज जी के पास, फिर बर्णवाल जी के पास। आंकड़ा है नहीं, इसके बावजूद कोशिश है। पहले तो नमस्कार। मैं ये इस बात से शुरुआत करना चाहूँगा कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक प्रत्यक्ष मतदान नहीं है, एक परोक्ष मतदान है। अगर विस्तृत रूप से बातें करें तो ये इलेक्टोरल कॉलेज इसका चयन कर रहा है, जिसमें सांसद दोनों सदनों के, राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद हैं वो चुनाव कर रहे हैं, और राज्यसभा में जो नामांकित सदस्य हैं उनका इसमें योगदान है या उनका इसमें वोट है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर दोनों ही कैंडिडेट जो है बहुत रेस्पेक्टेबल कैंडिडेट्स हैं, चाहे सीपी राधाकृष्णन जी हो या सुदर्शन रेड्डी जी हो। उनका सुदर्शन रेड्डी जी का झारखंड की धरती पे स्वागत है। मगर अगर हम लोग इन विषयों को जोड़कर भी देखें तो दोनों की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो एकदम अलग है। किसी भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनका जो चयन है या उनको जो वोट करने की जो बेसिक पैरामीटर्स रहेंगे, वो जहाँ तक हमें लगता है, ये हमें जो एनालिसिस करके हम लोग पाते हैं वो है कि राजनीतिक उनका अनुभव कैसा है, किस क्षेत्र में है,
क्षेत्रीय प्रभाव क्या है, उस अपने क्षेत्र में उनका क्या प्रभाव रहा है, उनका नेतृत्व में क्या क्षमता रही है। जिस भी सेक्टर, दोनों ही अलग अलग सेक्टर से आए हैं, दोनों का ही अलग पृष्ठभूमि है। और ये छोड़कर भी एक सामाजिक छवि है। जो ये बातें कर रहे हैं कि मैंने हर सांसद को लेटर्स लिखा है, तो ये लेटर्स लिखना उनकी सामाजिक छवि, नेतृत्व की क्षमता, क्षेत्रीय प्रभाव और राजनीतिक अनुभव, ये सारी ये चारों पैरामीटर्स पे अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं, इन चारों पैरामीटर्स की बातें करते हैं, तो हम लोग समझ पाएंगे कहीं ना कहीं कि किनको वोट मिलेगा और कैसे वोट मिलेगा। हाँ, नंबर्स की बातें मिले तो ऑब्वियसली बीजेपी आगे चल रहा है। उनके सीपी राधाकृष्ण, बीजेपी बोलना गलत हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन जी आगे हैं, तो उनकी तो ऑब्वियसली हम लोग बात को रखेंगे। चलिए ठीक है, इस पे हम और भी हम समझ लेते हैं कि जो प्रक्रिया है वो तमाम चीज़ें तो है ही, लेकिन आंकड़े के लिहाज से एनडीए जो उम्मीदवार हैं वो पलड़ा उनका भारी है। और डॉक्टर मनोज जी आपके पास जाएंगे, आंकड़ा है नहीं, इसके बावजूद विचारधारा की लड़ाई है। एक प्योर संघवाद, संघ से निकला हुआ व्यक्ति जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, तमिलनाडु से आते हैं, दूसरा भी आते हैं तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश वाला मामला है, ये भी साउथ दक्षिण भारत से आते हैं। कोशिश क्या है, विचारधारा की ही लड़ाई लड़ी जाएगी? 100% विचारधारा की लड़ाई है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में इनके पहले जो उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, जगदीप जिस तरह से उनको बेइज्जत करके उस कॉन्स्टिट्यूशनल पद से हटाया गया, ऐसा तो कोई बात कहा नहीं गया सर। बात नहीं किया। देखिए बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के इच्छा अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे हो, अगर वो काम नहीं कर पाते हैं या उनकी बात को नहीं मानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय होम मिनिस्टर साहब का, पद मुक्त तो एकदम तय है। अच्छा, लेकिन यहाँ बात है विचारधारा की लड़ाई है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो बात की कि आरएसएस से निकला हुआ व्यक्ति है, कभी कभी आंकड़े भी फेल हो जाते हैं, कई ऐसे उदाहरण है। तो आंकड़ा इर्द गिर्द भी रहेगा तब ना सर फेल होगा, आंकड़ा ही बहुत लंबा है। तो चुनाव अभी प्रक्रिया प्रारंभ हुआ है, अभी देखिए क्या होता है, चुनाव के नतीजे आएंगे तो सामने हो जाएगा मामला कि क्या होता है। अच्छा, लेकिन आंकड़ा कभी कभी फेल हो जाता है। आंकड़ा लाइएगा कहाँ से? आंकड़ा तो वहीं से आएगा जहां सब लोग हैं, राज्यसभा लोकसभा, और आंकड़ा बाहर से थोड़ी आएगा। उसी राज्यसभा और उसी लोकसभा के जो माननीय सदस्य अभी तक कोई ऐसा मामला पिछले 11 सालों में हुआ नहीं जहां पे आपने सत्ता पक्ष को सदन के अंदर मात दी हो? नहीं, ठीक है, नहीं हुआ है, हो सकता है, कोई राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, बड़वाल साहब, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, संभावना है। देखिए खुलेआम कह रहे हैं। एक और जो है इंडिया गठबंधन के लीडर बहुत दिन पहले कह रहे थे, जब उम्मीदवारी तय हो गई थी दोनों तरफ से, कि सिर्फ ये राष्ट्रपति चुनाव होने, उपराष्ट्रपति चुनाव खत्म होने दीजिए, ये सरकार 6 महीने में ही खत्म हो जाएगी। दीपक जी, पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। ये इंडिया गठबंधन के जितने भी साथीगण हैं, कोई मर्यादा नहीं है इनकी। अच्छा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, आपके पास संख्या बल है नहीं, आप जानते हैं कि उनका हारना तय है, एक न्यायविद को लाकर उनको बेइज्जत करने का इनको जरूरत क्या है? अरे सर, तो अगर दीपक जी मेरी बात समाप्त होने दीजिए, दीपक जी मेरी बात समाप्त होने दीजिए, आपकी बात का हम एक एक जवाब देंगे। ठीक है। लोकतंत्र संख्या बल से चलता है। बिल्कुल। संख्या बल का ऐसा नहीं है कि 5 संख्या इधर है या 5 इधर चला जाएगा, ऐसा भी है नहीं। बिल्कुल। लगभग मुझे लग रहा है कि लगभग करीब करीब 70 सांसदों का गैप है, उससे ज्यादा होगा, करीब उससे भी ज्यादा होगा जैसा आप कह रहे हैं। अब आप एक चीज बताइए कि होना कुछ है नहीं, परंतु एक मर्यादा अगर रहता, देश के सामने एक नया विजन रखते कि चलिए भाई संख्या बल तो उनका है ही है, उनका बनना तय है, हम लोग भी मतलब विपक्ष भी मिलकर, तो और एक अच्छा उदाहरण जाता, अगर एक सुन लिया जाए पहले, अगर एक आदर्श प्रस्तुत किया जाता तो कल के समय में ऐसा भी परिस्थिति आती कि एक उपराष्ट्रपति सर्वदलीय उपराष्ट्रपति बनते, तो मुझे लग रहा है
कि इस देश के लिए और जिनको बनाया जा रहा है जी। उनके लिए भी एक बेहतर रहता। दूसरा बात समझिए, जी झारखंड से भी जो हमारे एनडीए के उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी हैं, झारखंड से भी उनका रहा है लगाव। उस नाते भी कम से कम झारखंड में अगर उनकी जो अभी सरकार है उनके पास जो भी संख्या बल है, 2, 4, 5 सांसद जो भी हैं राज्यसभा विधान लोकसभा मिलाकर, अगर वो लोग भी झारखंड के नाते भी अगर उनका समर्थन दिया जाता तो मुझे लगता है कि झारखंड और भी ज्यादा गौरवान्वित होता। चूंकि झारखंड के राज्यपाल वो रहे हैं, निर्विवाद रहे हैं, कहीं से कोई विवाद नहीं रहा है नहीं उनके साथ। बड़वाल साहब, अगर ऐसे होगा तो फिर तो जो बी सुदर्शन रेड्डी साहब आते हैं वो तेलंगाना से आते हैं, फिर जो आपके नायडू साहब की बदौलत सरकार चल रही है, फिर तो वो भी लुढ़का देंगे सरकार को आपका। नहीं देखिए, दोनों बात उनके में राज्य अंतर क्या है नहीं वो? दीपक जी दोनों बात में अंतर है। नहीं, यहाँ तो नहीं, राज्यपाल रहे, वो तो सुनिए उन्हीं दीपक के जी, स्टेट से आते हैं सर। दीपक जी मैं आपकी बात को उसी तरीके से रख रहा हूं जैसा आप रख रहे हैं। ठीक पहले है। बात समझिए, जीत का आंकड़ा किधर है? जीत का आंकड़ा जब है हाँ। और वो झारखंड से लगाव रखते हैं ठीक और है। इसमें सिर्फ झारखंड में 5-7 ही सांसद कुल मिलाकर हैं ठीक है। एनडीए गठबंधन में, तो ऐसे में अगर उनका ठीक है। समर्थन रहता ठीक तो है, मुझे ठीक है। लगता है झारखंड को गौरव प्रदान होता। चलिए, ठीक कि है, उपराष्ट्रपति को झारखंड ने सपोर्ट किया, जैसे राष्ट्रपति चुनाव में जी जब जेएमएम ने सपोर्ट किया तो आप देखिए कि आज भी जब राष्ट्रपति आती हैं, है ना, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। तो उपराष्ट्रपति में भी चूंकि उनका राज्यपाल का एक समय यहाँ गुजरा है, एक अच्छा समय गुजरा है, चाहे ठीक है। थोड़ा कम समय राजू के राव लिए, साहब, परंतु मुझे लग रहा है कि ये अच्छा रहता। राजू राव साहब, आंकड़े कहाँ से आएंगे? आप तो चुनावी प्रचार करवा ही रहे हैं, तमाम जो आपके मंत्री हैं आपके कांग्रेस कोटे से वो भी पहुंचे थे एयरपोर्ट पे, समर्थन किया। कई लीडरों ने तो ये कह दिया कि मैजिक हो सकता है, मैजिक होगा कहाँ से? देखिए, ये आज सभी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है और एनडीए की काफ़ी सहयोगी पार्टियां भी देख रही हैं कि किस तरह से हम लोग ने, कांग्रेस पार्टी ने बी सुदर्शन रेड्डी का चयन किया। वो रिटायर्ड जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, और एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि राज्यसभा में किस तरह नया संगत अपने विचारों को, अपनी बातों को देखना, सभी को जगह देना। एक तरफ हम सीपी राधाकृष्णन जी का कार्यकाल झारखंड में देख चुके हैं कि किस तरह वे एक संवैधानिक पद पर रह के एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। अच्छा, हमारी सरकार को किस तरह उन्होंने हमेशा ना चलने के लिए दबाव बनाया, लिफाफा लेके घूमते रहे, हमेशा डराते रहे, और हमेशा जो भी यहाँ का बिल आया उस पर हमेशा उनका कुछ ना कुछ रहा। इससे पहले भी आप देखिएगा कि पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी भी किस तरह उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किया। जब तक उनका चाबी जितना चला, उनका कार्यकाल अब बंगाल में भी देखिए किस तरह उन्होंने ममता को परेशान किया। अच्छा, ठीक है। तो एक मतलब कार्यकर्ता के रूप में अब बीजेपी उन लोगों को जगह देती है जो पार्टी श्री नरेंद्र मोदी के लिए बात बोलती है, उनके लिए सेवा करती है। उनको तो आपके ऊपर तो आरोप लगता है आप लोग तो प्रधानमंत्री अपने तरीके से चलाते पूरी थे। बात सुन लीजिए। हाँ, कि किस तरह से जो हमारी सरकारी एजेंसियां हैं उसमें संवैधानिक पदों में किस तरह से लोग, बीजेपी के लोग आ रहे हैं और उस संवैधानिक एजेंसी को कमजोर किया जा रहा है। यह देखने वाली चीज है। अच्छा, तो जो सत्ता में रहेगा औराज साहब, जो सत्ता में रहेगा वो तो अपना ही आदमी लगाएगा। वो कांग्रेस भी काम करती थी, ये भी वही कर रहा ये है। आप देखिए कि हमेशा कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का हमेशा चयन की है, पर किस तरह के हम लोग, हम शैक्षणिक क्षेत्र से लेके आए हैं, वैज्ञानिक को लेके आए हैं। आज रिटायर्ड जज को हम लोग जगह दे रहे हैं उपराष्ट्रपति के लिए। अच्छा, हम किसी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में उनको नहीं लाते हैं। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे, अच्छा, संविधान बचा रहे। तो लोकतंत्र संविधान बचेगा कैसे? ये अब लोग समझ रहे हैं।
इन 12 साल में पूरा देश समझ रहा है कि किस तरह से वोट चोरी हो रहा है। अच्छा, अब सहयोगी पार्टी को भी लगने लग गया कि सही में वोट चोरी का सही में मुद्दा है। किस तरह एक प्रदेश में इंडिया गठबंधन का या किसी पार्टी का जोर रहता है और किस तरह से बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है। और आज बिहार में भी इसको देखा जा रहा है कि 65 लाख वोट चोरी ठीक है, हो रहा मतलब हर जगह हो रहा है। झारखंड में वोट चोरी नहीं हुआ, इसलिए आप लोग सत्ता में आ गए। देखिए, हर जगह नहीं कर सकते ना, कह नहीं सकते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। सोमेन दत्ता साहब सहमत हैं, हर जगह नहीं कर सकते, लेकिन चीज़ें होती है। संवैधानिक संस्था आप लोगों की वजह से खतरे में है। मैं इनके कुछ बातों का जवाब देना चाहूँगा। रही बात आंकड़ों की, तो आंकड़ों की दूरी इतनी बड़ी है कि शायद वो आंकड़ों पे जहाँ काटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कहना मुश्किल हो जाएगा। तो बातें हैं कि अगर रिजल्ट की बातें करें तो रिजल्ट की बातें करें तो रिजल्ट अभी जो हम लोग प्री इलेक्शन की बातें करें तो सीपी राधाकृष्णन जी के फेवर में हम लोग बातें कर रहे हैं। रही बात दोनों कैंडिडेट्स की, अगर हम लोग बातें करें कि कैसे दोनों कैंडिडेट्स हैं, एक का जहां एक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं तो दूसरे जो है वो गवर्नर रहे हैं एक समय में झारखंड के, उनका भी भाजपा के वो आपके भाजपा के तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि जब हम लोग उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे तो चुनाव तो ऑब्वियसली आपके सांसद कर रहे हैं, तो क्या हम लोग इन वोट चोरी वाले बातों को तय करेंगे कि क्या हम लोग ये बात करेंगे कि आखिरकार देश में जो ये वोट चोरी की बातें कर रहे हैं या बाकी जो बातें कर रहे हैं कि इन्होंने इस तरह से पार्टी के गवर्नर होते हुए पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम किया, तो निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा नहीं किया। रही बात सरकार के सामने जो गवर्नर की जो बेसिक भूमिका होती है, वो गवर्नर की भूमिका होती है कि वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखे कि सिस्टम बायस्ड ना हो जाए। तो सिस्टम बायस्ड अगर ना हो जाए, इसके लिए ऑब्वियसली गवर्नर को एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना होगा। तो उस समय ऑब्वियसली वो एक स्टैंड लेंगे जो शायद कभी सीएम के खिलाफ हो सकता है। अगर वैसा नहीं होता तो आज परिस्थिति कुछ और हो पाती। बिल्कुल, जो आपके जहाँ जुडिशरी को भी एक पॉइंट ऑफ टाइम में लगा था कि वो गलत है, तो जुडिशरी ने उन पर एक उचित कार्रवाई की। बाद में कोर्ट को जो लगा, कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और वो बाहर आए, और वो एक अलग प्रक्रिया है। वो तो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया। हाँ, कानूनी प्रक्रिया के थ्रू गुजरे। तो मेरा कहना है कि जहाँ गवर्नर का जो रोल है, गवर्नर के रोल के तौर पे उन्होंने अपना प्रॉपर विजन दिया। ठीक है डॉक्टर मनोज साहब, एक और महत्वपूर्ण बात है। अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं, अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देते हैं एक एजेंसी को, उसमें वी सुदर्शन रेड्डी को लेकर कहते हैं कि ये जो वामपंथी विचारधारा है, शायद यही एक कारण होगा कि इनको उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। उन्होंने एक केस का भी हवाला दिया कि इनके वजह से 2 दशक तक हमारा देश नक्सल प्रभावित रहा है। झारखंड जैसा प्रदेश जब नक्सल प्रभावित हो, इनके फैसले की वजह से जब अमित शाह जोड़ते हों कि पूरे देश में नक्सल प्रभावित रहा है, तो झारखंड और झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी वैसे व्यक्ति को समर्थन करेगी। कि अमित शाह जी क्या बोलते हैं, वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं। मैं तो होता है सर, जब देश का गृह मंत्री बोल रहा हो तो। देश का गृह मंत्री ऐसे तो कुछ नहीं बोलेंगे वो। ठीक है, देश के गृह मंत्री तो जो उनके फेवर में काम करता है उनको पुरस्कृत करते हैं। यही इनका नीति है, यही इनका नियत रहा है। अच्छा, अभी बोल रहे थे हमारे साथी कि बेइज्जत करने के लिए उनको खड़ा किया गया। अरे ब्रदर, तो स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, खुला मैदान खुला, ऐसा राजनीति में होता है क्या? अब बेइज्जत क्या, उनको तो हम लोग सम्मानित करने के लिए, सम्मान देने के लिए यहाँ उनको हम लोग उतारे हैं मैदान में। आप कहते हैं मर्यादा, भारतीय जनता पार्टी मर्यादा की बात करती है तो बड़ा अफसोस होता है और हंसी भी आती है कि भारतीय जनता पार्टी बोल रही है मर्यादा रहता, वो रहता। अरे भैया, राजनीति में कितना मर्यादा भारतीय जनता पार्टी निभाती है, अब कितना मर्यादा में रह के बात करती है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से कोई सीखे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है। और जहां तक बात है चुनाव का, चुनाव अभी प्रारंभ होने वाला है, अभी प्रक्रिया अधीन है। अब देखिए चुनाव में क्या होता है। आंकड़ा ठीक है, आंकड़ा मैं मानता हूं कि आंकड़ा इनके पास है, लेकिन
टाइम टू टाइम आंकड़े भी फेल होते हैं, बदलते हैं। यहाँ दो धारा की लड़ाई है, अच्छा, विचारधारा की लड़ाई है। एक और जो समाज को तोड़ो, संविधान को तोड़ो, बांटो समाज को, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। और अमित शाह जी जो बोलते हैं वामपंथियों के कारण नक्सल बढ़ा, नक्सल बढ़ा किस कारणों से, उसके तह में जाइए ना। अच्छा। कि नक्सल बढ़ा क्यों, उस पर भी उनको बताना चाहिए। वामपंथी विचारधारा से अगर नक्सल बढ़ता तो आज नक्सल समाप्त भी तो हो गया। विचारधारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन यह चुनावी प्रक्रिया है, आंकड़े बदलते हैं। जिस तरह से एक रिटायर्ड जज है, चलिए तो अब देखिए ठीक है, चुनाव में पता चलेगा कि जीत किनकी होती है। चलिए ठीक है। वर्णवाल साहब, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, माना जाए इस बार हिंदी भाषी राज्य से दक्षिण भारत में राजनीति शिफ्ट हो गई है और कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ही पहले उम्मीदवार घोषणा किया गया है कि अब दक्षिण भारत के लोग भी मुख्य धारा में आएंगे। नहीं, देखिए निश्चित तौर पे हमारा देश साउथ भी है, ईस्ट भी है, नॉर्थ भी है, बिल्कुल। तो सभी तरह के बड़े भूमिका में राष्ट्रपति हमारे झारखंड उड़ीसा से हैं, वो ईस्ट से हैं, तो अगर उपराष्ट्रपति साउथ से रहेंगे तो एक सामंजस्य बनता है कि देश के सभी जगह के लोगों का प्रतिनिधित्व भी मिलता है। यह तो एक मुख्य कारण है ही, बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ आप एक बात और समझिए कि क्या यह न्यायविद जिनको आज लाया गया है ना, सुदर्शन जी को, तो क्या तब लाया जाता जब इनके पास पूर्ण बहुमत रहती? तब ज्ञानी जैल सिंह याद आते जैसे लोगों को याद करते? जसवंत सिन्हा को क्यों लाया गया था? उनको विपक्ष को पता था कि हारना तय है, तो चलो भाई माला किसको पहनाया जाए। अगर आप एक बार दीपक जी मान के चलिए कि क्या पूर्ण बहुमत रहती, तो वहां पे आपस में सर फुटबॉल नहीं होता कि किसके राष्ट्रपति बनेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पे यह सिर्फ और सिर्फ एक न्यायविद को बेइज्जत करने के लिए, ताकि अरे मैं होना जाना तो कुछ नहीं है, आप दौड़िए सारा जगह, हारना तय है, तो हारेंगे तो जाएगा किसी का कुछ नहीं। लेकिन विपक्ष है, हमको विपक्षी दिखाना है, परंतु मैं फिर भी बार-बार बोल रहा हूं, मतलब तो होता नहीं, लोकतंत्र है। सुन दीपक जी, लोकतंत्र है, जी लोकतंत्र है महोदय। अरे निश्चित तौर पे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में देना चाहिए, परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे पदों का ख्याल भी रखना चाहिए, ताकि कल आप राज्यसभा के सभापति होते हैं, वो कल का समय आएगा तो एक उस समय तो आपको उनकी वही भाषा बोलनी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पे अगर एक मर्यादा रखते, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रखना चाहिए, ठीक है, मैं बोल रहा हूं अगर रखते तो देश में एक अच्छा नजीर पैदा होता, ठीक है सर, एक अच्छा संदेश जाता। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर हम और भी रिएक्शन ले लेंगे, और राव साहब का भी लेंगे और उसके बाद मनोज जी का भी। लेकिन भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। संविधान के अनुच्छेद 66 में चुनाव की प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई। आइए आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचन मंडल में सिर्फ सांसद शामिल होते हैं, यानी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। वोटिंग की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। सांसद अपनी पसंद के उम्मीदवारों की प्राथमिकता तय करते हैं। जीतने के लिए उम्मीदवार को एक कोटा प्राप्त करना होता है। यदि पहले दौर में कोई भी उम्मीदवार कोटा तक नहीं पहुंच पाता है तो सबसे कम प्रथम वरीयता वाले वोट पाने वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है। फिर उसके मतपत्रों में द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशी को वोट ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक कोई एक उम्मीदवार कोटे की संख्या प्राप्त नहीं कर लेता। संसद में वर्तमान स्थिति। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयार की गई निर्वाचक मंडल की सूची में कुल 782 सदस्य हैं। इनमें 542 सदस्य लोकसभा के हैं, जबकि
240 सदस्य राज्यसभा के हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 392 सदस्यों का समर्थन हासिल करना होगा। बता दें कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है, लेकिन बशीरहाट लोकसभा सीट रिक्त होने से कुल सदस्य संख्या 542 रह गई है। वहीं राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245, जिसमें 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। इनमें से 6 सीटें जम्मू कश्मीर से 4, पंजाब से 1 और झारखंड से 1 अभी रिक्त हैं। यानी राज्यसभा की मौजूदा कुल सदस्य संख्या 239 है। कोटे का फार्मूला, कुल वैध मत को 2 बराबर भागों में बांटकर फिर उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। अभी दोनों सदनों में सदस्यों की कुल संख्या 788 है, जिनमें से शिबू सोरेन सहित 6 अन्य के निधन के बाद 7 सीटें खाली हैं। यानी 781 सीटें हैं, जिन्हें 2 भाग में बांटकर 1 जोड़ दिया जाएगा। मतलब 391 में 1 जोड़ा जाएगा तो ये 392 होगा। जीत के लिए उम्मीदवार को 392 या इससे अधिक वैध मत हासिल करने होंगे। दलगत स्थिति, एनडीए के पास लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 129 वोट हैं। यानी एनडीए के उम्मीदवार के पास कुल 422 वोटों का समर्थन है। इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा में 234 और राज्यसभा में 79 वोट हैं। यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के पास कुल 313 वोटों का समर्थन है। चुनाव में मतदान गुप्त होता है, इसलिए क्रॉस वोटिंग की भी संभावना बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज़। चलिए चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। रिपोर्ट हमने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्योंकि ये जटिल प्रक्रिया है। आम लोग इससे बाहर होते हैं, विधायक बाहर होते हैं, विधान पार्षद बाहर होते हैं, ये राज्यसभा के सदस्य और फिर लोकसभा के सदस्य वोट करते हैं। तो ऐसे में बहुत कम लोग इस प्रक्रिया के बारे में भी जानते हैं, इसलिए हमने रिपोर्ट दिखाया। लेकिन डॉक्टर मनोज साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, और क्योंकि प्रक्रिया हमने अपने दर्शकों को दिखा दिया, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, गंभीर है, लेकिन हम फिर उसी मुद्दे पे जाएंगे कि इस बार दक्षिण की राजनीति शिफ्ट हो रहा है। आप लोगों की तरफ से कोशिश की गई नायडू साहब को तोड़ने की नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर तो हर व्यक्ति को होता है। अगर आप विदेश चले जाइए और वहाँ कोई झारखंड का व्यक्ति मिल गया आपको, ठीक है, तो लगता है कि भाई कोई बहुत अपना आदमी मिले, एकदम सॉफ्ट कॉर्नर होता है। आई से टू वेरी फ्रैंकली, तो उसी तरह से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका भी सॉफ्ट कॉर्नर होगा और रहना भी चाहिए। अच्छा, चूंकि विचारधारा ठीक है, उनका समर्थन है, लेकिन अभी जो आपने रिपोर्ट दिखाया उसमें एक सेंटेंस आया कि क्रॉस की संभावना बनी रहती है, क्योंकि गुप्त मतदान है। आपको लगता है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी के सामने उनके कोई सांसद क्रॉस करने की हिम्मत करेंगे? वह गुप्त है तो क्या, वही तो मैं पहले बोला, जो सुना जाए। हाँ। जो बात आपने अभी कहा, नहीं, वो बात मैं पहले कह चुका। पार्टी नेतृत्व जो होता है, पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कोई भी नहीं जाएगा। उस बात को मैं पहले कह चुका कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, कोई भी मंत्री, आप मैंने आज के डेट में अपने विवेक से कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। आपके पार्टी में क्या लालू जी के बिना अनुमति से कोई भी डिसीजन कुछ ले लेगा क्या? एकदम क्यों नहीं, डिसीजन होता है। अच्छा, ऐसा है कि कोई कौन सा ऐसा डिसीजन हो गया, मुझे बता दीजिए। मैं बता देता हूँ, पिछले 1.5 साल मैं बता देता हूँ आपको। कोई भी मंत्री अगर बनता है, अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि माननीय लालू प्रसाद जी से पूछ के वो निर्णय लेता है। लेकिन अगर साधारण भारतीय जनता पार्टी के हैं ब्रदर, अगर इनका नाम रिकमेंड कोई कर दे यहाँ से कोई सांसद, मैं एकदम रिटर्न दे सकता हूँ आपको। पहले सीएमओ पीएमओ में जाएगा, फिर इनको क्वारी होगा, अगर वहां से सिग्नल मिला देन मैटर, ये तो उसी तरह का मैटर है। भारतीय तो एक अच्छी प्रक्रिया है ना, अच्छी प्रक्रिया नहीं है ना, आप भाई सबको एक जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में, स्वतंत्र भारत में इस तरह की बातें नहीं है। हमको आपने मंत्री बना दिया और मैं पूछ के दीनदयाल जी से कर रहा हूँ कि एक काम करूं सर, नो एक काम करूं सर, ऐसा नहीं चलता है। लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता है। आप देख लीजिए ना, तत्काल एग्जाम्पल है जो आज चुनाव हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? भारतीय जनता पार्टी को वो भी तो थे ना। कौन ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपने उनको पदच्युत कर दिया?
कोई तो बात खुद ही रहा ना दी होगा। है सर, वो खुद ही लिखे हैं स्वास्थ्य लिखे के क्या है, कारणों उन का पर दबाव हवाला। था कि लिखे, ऐसा होता है। ऐसा कोई नहीं भी होता है, व्यक्ति सर। सुना जाए, हाँ। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन जाए, हमको अगर कोई बना देगा अच्छा। तो हम क्या कहेंगे कि हम नहीं बनेंगे। दीनदयाल जी को बना दिया जाएगा अभी चेयरमैन, तो क्या कहेंगे कि सर हमको छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं होता है। अच्छा। दबाव की राजनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जब से देश में इनकी सत्ता आई है, आप देख लीजिए, लगातार उठा करके दबाव की राजनीति, ईडी की राजनीति, सीबीआई की, यही करते रहे हैं लोग। चलिए, इसलिए विचारधारा की लड़ाई ठीक है, उराव साहब। और विचारधारा की लड़ाई में हमारी जीत होगी और चलिए हम ठीक जीतेंगे। है राजूराव साहब, विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई में कहाँ है बी सुदर्शन रेड्डी का विचारधारा? देखिए, इसमें मुझे किसी को ज्यादा क्योंकि वो तो explain कोई करने- पॉलिटिकल पार्टी से है नहीं। कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ये ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि इंडिया मानती है, इंडिया गठबंधन मानती है, कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि उपराष्ट्रपति सिर्फ संवैधानिक पद नहीं है, अच्छा। बल्कि राज्यसभा के सभी सभापति भी है। और ये दल राजनीति के ऊपर होना चाहिए। संविधान की मर्यादा और रक्षा उन्हीं को करना है। ठीक है। आप जिस तरह देखेंगे कि पिछले राष्ट्रपति धनखड़ साहब को हटा दिया गया, किस दबाव में, आज दीपक जी मैं बता रहा हूं नहीं कि तो आज वो आपके संविधान ऑफिस की में- रक्षा कर रहे थे आपके हिसाब से? मुझे नहीं लगता है, कारण आप देखिएगा, नहीं, जब भी विपक्ष आप सिर्फ जब इतना भी- बता दीजिए, विपक्ष की नजर में जगदीप धनखड़ साहब ठीक थे? विपक्ष की नजर में कहा, जब भी हमारे विपक्ष बैठते थे, किसी पे चर्चा होती थी, बिल पास होता था, तो हमेशा उपक्ष लेते, विपक्ष का तो सुनते ही नहीं थे। बिल पास हो जाता था विपक्ष की बिना सुनवाई किए। तब फिर जब इस्तीफा दिया गया तो जयराम रमेश पत्र क्यों लिखते हैं? तमाम सांसद आपके जो कांग्रेस पार्टी के पत्र लिखते हैं, फोन करते हैं कि साहब इस्तीफा वापस ले लीजिए, अच्छे व्यक्ति थे कुर्सी पे। देखिए, आप देखिएगा कि बीच बीच में जैसे जिस संस्था के जो आका हैं, उनका जब मन बदल रहा है, चाहे वो रिजर्व बैंक के कार्यकर्ता हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, उन्हें किसी कारण से हटा दिया जाता है या छोड़ के चले जाते हैं। आज आप देखिए कि उन्हें फेयरवेल तक नहीं मिला। दीपक जी, आपके ऑफिस में किसी व्यक्ति को अगर छुट्टी किया जाएगा तो उन्हें पार्टी दिया जाता है, एक फूल दिया जाता है, उन्हें एक फूल भी नहीं दिया गया। आज किस डॉक्टर से मुझे बताइए, आज उन्हें एक सरकारी क्वार्टर नहीं मिली है। और वो देश में किस डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं कि वैद्य से इलाज करा रहे हैं, पता नहीं चल रहा। ठीक है सर, चलिए ठीक है। दत्ता साहब, आपसे हम थोड़ा सा समझ लेते, क्योंकि इनके कुछ फैसले भी जो मेरे हाथ में हैं, नक्सल हिंसा वाला मामला है, इसके बारे में तो अमित शाह जिक्र कर ही चुके हैं ऑन रिकॉर्ड एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में। काले धन की जांच सख्ती पर भी इन्होंने कई अहम टिप्पणी की है। सेना मेडिकल कॉलेज में आरक्षण नीति रद्द वाले मुद्दे पर भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही PIL को लेकर जो है, इसमें भी इन्होंने कई चीज़ों का जिक्र किया कि अनाम पत्र को PIL में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। फिर जब RTI के दायरे में सुप्रीम कोर्ट के जजों को लाना था, हाई कोर्ट के जजों को लाना था, उस दौरान भी इन्होंने कई महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि भाई पारदर्शिता और फिर जवाबदेही वाला मामला हो जाएगा, स्वतंत्रता फिर हमारी कहाँ बचेगी। तो कुछ ऐसे डिसीजन तो इनके रहे हैं जिसके वजह से थोड़ा सा सांसद भी सोचेंगे कि भाई ये तो गड़बड़ वाला मामला है। कि सांसद तो ज़रूर सोचेंगे। इससे पहले जब ये जो बातें हैं ना, हम लोग जो बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव की, तो हम लोगों को पहले ये सोचना चाहिए कि किसका किस ग्राउंड पे एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। एक तरफ CP राधाकृष्णन जी है और दूसरे तरफ सुदर्शन रेड्डी जी हैं। अगर हम लोग सुदर्शन रेड्डी जी की बातें करें तो उनकी न्यायिक और शासकीय जिम्मेदारियां रही हैं, बिल्कुल, और उन्होंने बखूबी निभाया है। हम लोग किसी भी कोर्ट के जजमेंट की बातें करें, चाहे वो फेवर में हो, चाहे वो अगेंस्ट में हो, चाहे वो किसी भी माने प्रैक्टिकली दत्ता साहब, एक चीज़ मुझे और बताइए, मेरे ध्यान में आ गया कि राहुल गांधी लाल कॉपी लेके चलते हैं, संविधान की कॉपी दिखाते हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के जरिए भी वही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। जरूर। मैं इसके पहले दो बातें करना चाहूँगा। वो ये है कि जुडिशियरी जो है उसको हम लोग क्रिटिसाइज या उसको हम लोग किसी भी तरह से बात नहीं करेंगे उनके जजमेंट पर। हाँ। मगर एक बात ज़रूर करेंगे कि उनके जजमेंट्स का पब्लिक ओपिनियन क्या है। हाँ।
तो जजमेंट्स का जहाँ पब्लिक ओपिनियन की बातें करें, देखिए कोई भी सांसद हो उसको तो आप, मैंने और बाकी मेरे साथियों जैसे आम लोगों ने ही चुना है। हाँ। तो ये ऑब्वियसली उन सांसदों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे मत को या हमारी सोच को सामने रखे। हाँ। तभी हम लोग बोल सकते हैं ना कि झारखंड की क्या भूमिका है उपराष्ट्रपति को चुनने की। हाँ। अदरवाइज अगर हम लोग ऐसे बातें करें तो ये तो सिंपल एक परोक्ष नहीं, अगर इलेक्शन है जहाँ पे सांसद 14 सांसद लोकसभा के और 6 सांसद राज्यसभा के दे रहे हैं, झारखंड की 3.5 करोड़ पब्लिक वोट कर रही है। तो कायदे से अगर बात करें तो झारखंड की पूरी जनता का एक वोट है जो इनके थ्रू पुटअप हो रहा है। बिल्कुल। मगर अगर दूसरे तरफ हम लोग इनकी बातें करें, सीपी राधाकृष्णन जी की बातें करें, तो इनको ये लोकसभा सदस्य के तौर पे इनका लंबा अनुभव है। दूसरी बात, सांसद की कार्य प्रणाली, राज्यसभा के काम काजों के बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम लोग जब एक आम नौकरी की बातें करें या आम पद की बातें करें, जब हम लोग किसी कंपनी में बातें करते हैं, मैं एक आम नागरिक के तौर पे बात कर रहा हूँ कि एक आम पोस्ट की बातें करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि जॉब रोल क्या है और उस जॉब के लिए आपका टैलेंट है या नहीं है। तो अगर हम लोग वर्क एक्सपीरियंस की बातें करें जहाँ पे, तो सीपी राधाकृष्णन जी मोर फिट कैंडिडेट हैं इस पोस्ट के लिए। सदन का भी अनुभव है 10 सालों का इनके पास। वही मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा लंबा समय का अनुभव है। हाँ, ये बात सही है कि इनका जो जजमेंट्स रहा है इनके लिए शायद एक नेगेटिव फीडबैक देता रहे, मगर चूंकि जुडिशियरी को हम लोग किसी भी तरह से क्रॉस एग्जामिन या इस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो इनका भी व्यक्तित्व विशाल है, बहुत ही स्कॉलर इंसान है। मगर उपराष्ट्रपति की जहाँ तक बातें करें, जहाँ हम लोग सांसद की बातें करें, या किस तरह से हम लोग एक उपराष्ट्रपति से उम्मीद करते हैं, जैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि पूर्व उपराष्ट्रपति के साथ ऐसा हो गया, हम नाखुश थे, वो दबाव में थे, या इन बातों को अगर ये लोग इस विषय में भी सोचे, तो जिनको राज्यसभा के तौर पे जिनको एक कामकाज का जिनको जानकारी हो, जिनको लोकसभा का लंबा एक्सपीरियंस हो, उनको पूरी तरह से पता है कि प्रेशर मैनेजमेंट क्या है, क्या डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। और जो जजेज होते हैं उनको तो पता है भाई, हम जो कह दिए वो सब जो हमने कहा। देखिए जजेस का क्या है ना कि जो आपने कहा दैट इज अ रूल, दैट इज एन ऑर्डर। आप ये भी उनके साथ तर्क वितर्क भी नहीं कर सकते। वितर्क किए तो अब मानना लग जाएगा, तो अब मानना लग जाएगा। तो अब बातें ये है कि जहां हम लोग लोकतंत्र की बातें करेंगे, वहां आप एक पक्ष रखेंगे, मैं एक पक्ष रखूंगा। यानी आप लचीलापन की बात करें कि भाई लचीला कौन हो सकता है। मैं उसकी बातें कर रहा हूं, द पर्सन हु इज मोर फिट फॉर द जॉब। चले ठीक है तो सर, मोर फिट फॉर द जॉब ठीक है। राधाकृष्णन जी दिख रहे हैं और उनके पक्ष में आंकड़े। मनोज साहब समझ रहे हैं, यहाँ लचीले की बात हो रही है, आप लेके चले जाते हैं ताड़ पेड़ की तरह। जी नहीं, जो बोल रहे हैं कि उनको बहुत बड़ा पॉलिटिकल अनुभव है। एक तरफ आप कहते हैं कि पॉलिटिकल पद नहीं है, आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पॉलिटिकल अनुभव होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ सुना जाए, कभी नहीं जी नहीं, आप ये एक संवैधानिक पद है। प्लीज आप क्रॉस नहीं करें। मैं आप जब बोल रहे थे तो मैं क्रॉस नहीं किया, अदरवाइज देखिए मैं भी आपको बोलने यही नहीं होता दूंगा। है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कहते हैं नहीं क्रॉस करना, नहीं क्रॉस कैसे करेंगे आप? जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, मैं शांति से सुन रहा था। तो आपको अभी सुनना आप पड़ेगा। ऐसे कर रहे हैं, सदन में फिर क्या होगा? सदन में क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा सदन में। ब्रदर ऐसा है, सीपी राधाकृष्णन में बस एक बहुत बड़ी मेरिट है। वो क्या है कि आरएसएस से और संघ से वो निकले हुए व्यक्ति हैं, वही मेरिट है। अच्छा, गवर्नर कोई क्वालिफिकेशन दो बार जीत कर आए, राज्यपाल के रूप में काम किया। मैं उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ कि राज्यपाल थे तो क्या किया, और मैं इस बात का कह रहा हूँ कि अगर कोई प्रथम बार कोई व्यक्ति राज्यपाल बनता है तो उसका अनुभव क्या पहले से होता है क्या? अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसे अभी माननीय राष्ट्रपति जो हैं हमारी वर्तमान, जब फर्स्ट चांस यहाँ गवर्नर बनी तो उनको गवर्नर का कुछ अनुभव रहा था क्या? कोई भी व्यक्ति, मैं निगेटिव में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम पॉजिटिव बोल रहा हूं। हाँ, बिल्कुल। तो जो व्यक्ति प्रथम बार बनेगा, अब दीनदयाल जी सांसद बन जाएंगे, इनका सांसद का अनुभव है, हमको है क्या? तो ऐसा नहीं है कि जन्मजात एक गुण होता है। जब वो पद में बनेंगे, पद की जो गरिमा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसके अनुरूप लोग काम करते हैं। मैं मनोज जी का ये उत्तर देना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि उपराष्ट्रपति का पद कोई सब्जेक्ट टू एक्सपेरिमेंट नहीं है कि हम लोग इस पर कोई नहीं सब्जेक्ट टू एक्सपेरिमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि जिस तरह से आपने कहा कि पॉलिटिकल पद नहीं है, ये माना मैंने पॉलिटिकल अनुभव है। मनोज जी, ये माना मैंने कि मनोज जी जैसे कह रहे कि मुझे सांसद के तौर पे एक्सपीरियंस नहीं है, ये बात मैंने मान लिया,
मगर मनोज जी अगर कल के डेट में सांसद बन जाते हैं, जो ये राजनीतिक पार्टी से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, इनका जो अपने सीनियर लीडर्स के साथ या इनके पार्टी के सांसद के साथ, इनके पार्टी के मिनिस्टर्स के साथ जो रिलेशन है, उनको देखते हुए, काम करते हुए, जिस तरह से कंपनी में एक जूनियर एम्प्लॉय अपने सीईओ को काम करते हुए देखकर सीखता है कि कैसे काम करना है, उसी तरह से कल अगर मनोज जी सांसद बनते हैं तो इनका ये राजनीतिक पार्टी का अनुभव काम करेगा। ठीक है, पॉलिटिकल का जगह नहीं है, आपने मगर कहा ठीक है सर, बंडवाल साहब कुछ कह रहे हैं, ठीक है सर। जगह होगा। उपराष्ट्रपति की बातें करेंगे तब हम लोग ये जरूर ठीक है, बंडवाल जी, देखेंगे बोलिए। कि सांसद में उनको एक्सपीरियंस चले होना ठीक है चाहिए। सर। नहीं हाँ। दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कार्य अनुभव तो एक पक्ष है। हाँ। चूंकि फिर से मैं पूछना चाह रहा हूं, अपने दोनों तरफ साथी बैठे हुए हैं कांग्रेस और आरजेडी के, ठीक है, कि क्या इनका पूर्ण बहुमत होता तो ये क्या इनका नाम लेते, या वहां सोचते कि दोनों भाई बहन मिलके क्यों नहीं सोनिया को आगे बढ़ाया जाए? ऐसा नहीं सोचते। अच्छा, कुल मिला के अगर आज उनको सामने लाया गया है तो एक न्यायविद को वैसे जगह लाके खड़ा किया गया है, जबकि जान रहे हैं, जबकि यह समझ भी है कि यहां कोई आम वोट नहीं है, यहां सांसद का वोट है और एक भी वोट शायद इधर उधर नहीं होगा। अगर ये सोच रहे हैं कि अगर इधर उधर होगा तो क्या लालू जी के अगेंस्ट वहां बिहार का जितना भी सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा में, तो क्या वो सीपी कृष्णन तरफ जाएगा? नहीं जाएगा, ये भी जानते हैं, लेकिन सिर्फ इन्होंने घोषणा कर दिया है, ठीक है, तो अब उनके पक्ष में बोलकर, क्योंकि इनके पास अब बोलने के लिए कुछ रहा अच्छा नहीं। बंडवाल साहब, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही, जो राहुल गांधी बात को आगे बढ़ा रहे थे, संविधान, अब इसी चीज को वी सुदर्शन रेड्डी भी बढ़ा रहे हैं, आज वो भी संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं। नहीं, वो ज्वाइन कर ले कांग्रेस में, कहाँ कोई मना कर रहा है? कहाँ यहाँ कहाँ है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे वो कांग्रेस के नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल। चुनाव राहुल गांधी से इतना ही प्रभावित हैं, तो उनको पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है उराव साहब, तो मुझे लग रहा है कि ये सारी बातें का सिर्फ और सिर्फ कोई अर्थ नहीं है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मान और सम्मान रखना चाहिए। ठीक है उराव साहब, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश अभी भी उनको साइड करके और सर्वसम्मति से चुनाव करना ठीक है उराव साहब, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है विपक्ष की तरफ से। देखिए संविधान खतरे में है, इसलिए हमने संविधान बचाने वाले ही लोगों को ले आया। देखिए, सबसे पहला बात है, कांग्रेस पार्टी शुरू से बोल रही है संविधान को बचाने को लेकर। आज पूरा देश देख रहा है कि संविधान किस तरह, सरकारी एजेंसी किस तरह डमाडोल है और किस तरह से एजेंसियों को यूज किया जा रहा है। अच्छा, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव संसद में होता है ये तो हम सभी जानते हैं, पर इसका असर जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों में पड़ता है। और उस जगह पे, इस संवैधानिक जगह पे एक ऐसा व्यक्ति बैठे जो राजनीतिक कार्यकर्ता ना रहे, जो अपना निर्णय डिसीजन राजनीतिक तौर पर ना लेके जनहित पे ले। अच्छा, ये हमारे शुरू से डिमांड है और आगे भी रहेगी। ये चुनाव सिर्फ बहुमत का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र प्रतीक है। अच्छा, नहीं तो बहुमत पता लगेगा ना। दीपक जी, इन्हें यह भी याद रखना चाहिए जी कि यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कांग्रेस का तोता ना बने सरकारी एजेंसियां, है ना? तो ये भूले नहीं। जब भी ये बात होती है, आप याद कीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ही टिप्पणी था कि यह पिंजरे का तोता बना के रख दिया गया है सरकारी एजेंसियों को। अरे भाई, कौन बन रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है, आप निकाल के देख लीजिए, पढ़ के आ जाइए। पूरा देश क्या देख रहा है? सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस के प्रति दो व्यक्ति हर जगह चलाता। आपके यहाँ तो एक ही व्यक्ति चलाता था, ये इंदिरा गांधी चलाती थी, जवाहरलाल नेहरू चलाते थे। क्या बात कर रहे हैं? इसलिए इस बातों का कहीं कोई ना अध्ययन है ना कोई मतलब है। हाँ, जेडीयू में देखिए लालू जी चलाते हैं। लीडर करना है, राष्ट्रपति चुनाव में भी कराना था जसवंत सिन्हा को खड़ा करके, और आज उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी विपक्ष सिर्फ और सिर्फ 6 लीडर चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता है। डॉक्टर मनोज साहब,
वाकई में 6 साल इधर वाली आप लोग स्थिति करवाते कुछ हैं नहीं, दीनदयाल जी बार बार कर रहे हैं अगर मगर तो और if, क्या करें? बट अरे राजनीति में पॉलिटिक्स में नहीं होगा। पॉलिटिक्स में अगर मगर पॉइंट पर बात कीजिए। आप ये सब बताइए नहीं कि होता सुप्रीम कोर्ट है। का आदेश नहीं था कि पिंजरे का तोता बन गया है। ठीक आप बता दीजिए कि हाँ नहीं चलिए, था। ठीक तो है, मैं दोनों आप- की आप- मनोज चिल्ला- साहब बोल रहे हैं अरे आप बताइए ना, राव साहब। सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, हाँ। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी था या नहीं, चलो, आप ठीक है। बताइए। अगर मनोज जी इस तरह नहीं बोला जा सकता। मनोज जी कंटिन्यू देखिए देश खतरे में है, हाँ हाँ संविधान कुछ खतरे में है। नहीं, पता नहीं आप उसको लोग देश बचाने खतरे में, के लिए लोकतंत्र खतरे में है। सही बात। बिल्कुल कैसे है कहाँ खतरे में बताइए? बाबा साहब भीमराव द्वारा बनाए गए संविधान को खतरे में ये लोग डाल दिया। आप देखिए अच्छा। क्या हो रहा है देश में। लालू जी अगर जेल गए हैं तो भी अरे आपने संविधान रेल खतरे बेच में दिया, है। आप एरोप्लेन बताइए, हवाई अड्डा सर। बेच दिया, क्या क्या बेच दिया गलत आप लोग, ये बात है। मत बोलिए। लालू जी जेल चलो, गए ठीक हैं है। घोटाला में, अरे तो जेल संविधान गए खतरे में हैं, है। आपका बंगारू लक्ष्मण लोकसभा में अरे 65 बात सीट रहे साहब, क्या बात करते हैं। वही तो मैं बोल रहा दीनदयाल हूँ जी कि लालू बंगारू जी लक्ष्मण भारतीय अगर जेल जनता गए पार्टी हैं, के तो संविधान राष्ट्रीय खतरे में अध्यक्ष है। है। ठीक आप है, सर, बताइए। नहीं चलेगा। इसलिए ऐसा नहीं है, ये लोग नहीं चलो, ठीक चलेगा है। मनोज भैया। सबको अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक निश्चित प्रक्रिया तौर। के तहत मनोज जी चुनाव से हो मैं रहा है। सहमत हूँ कि इसलिए चुनाव होगा। लड़ने का निश्चित जरूर तौर अधिकार पे। है। सब लोग लड़ते हैं, निश्चित चुनाव हो तौर रहा पे। है। अब जीत हार लेकिन कुछ नतीजा तो चुनाव ऐसा होना चाहिए पहले ही अगर चुनाव के देश नतीजे हित के बराबर लिए हो। मनोज जी से बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं मनोज जी से चलो, मैं ठीक पूरी है। तरह सहमत हूँ। हाँ। जीत होगी हमारी। अब समय की कमी है, लेकिन ये मनोज जी छोटा से मैं छोटा, हाँ। पूरी तरह सहमत हूँ कि चुनाव लड़ने का सबको अधिकार होना चाहिए, हाँ। मगर उपराष्ट्रपति का जो पद है वो इतना सम्मानित है कि उस पद के लिए हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा करें जो अपने सेक्टर में बहुत अच्छा हो, मगर बिल्कुल। जो आउटकम है वो आउटकम को देखते हुए उनको एक उचित जगह नहीं मिलना, बाद में उनको एक मान सकते हैं कि बेइज्जती ठीक है होना, ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसीलिए इस तरह का कैंडिडेट चुना गया है क्योंकि ठीक। रिजल्ट कुछ और होना है। चलिए ठीक है सर, आप चारों जुड़े उसके लिए आप चारों का शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जेएमएम ने तो पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। अब देखना होगा 9 सितंबर को जब चुनाव होगा तो क्या कुछ रिजल्ट सामने आता है।